वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीपीएससी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू द पोइट्री सेक्शन डिस्कस किए थे। आज ये जो वीडियो ये उसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम पोइट्री को लिखते हैं या जब हम पोइट्री को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो उनका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है वो हम किस तरह करते हैं, और उस स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड बेसिकली जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा उसकी एमसीक्यूज़ पे रहेगा। तो चूंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है रिलेटेड टू द एमसीक्यूज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपीएससी, एनटीएस एंड एफपीएस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आज हमारी ये जो है सेकंड वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एंड सिंगल मिनट्स हम स्टार्ट करें। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज़ वी हैव अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबस इन line of poetry is called, then it is called meter. Assented होता है stressed and unassented होता है unstressed। तो जब हम पोइट्री की लाइंस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि एक वर्ड का जो सिलेबस होता है, एक सिलेबस अनस्ट्रेस होता है और एक सिलेबस स्ट्रेस होता है। जब इन दोनों के पैटर्न को हम स्टडी करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज मीटर। The next MCQs we have the repetition of similar ending sounds। अगर repetition of the consonant sound in the beginning of the letters होता ना तो वो हमारे पास होता है alliteration। लेकिन यहाँ भी उन्होंने क्या पूछे हैं, the repetition of similar ending sounds, यानी जो किसी भी हमारे पास जो lines होती हैं उसके end पे जो repetition of the sounds होती है ना, similar sounds, उसे हम कहते हैं rhyme। इसी वजह से हमारी जो लास्ट पे rhyming scheme बनती है। The next MCQs we have applying human qualities to non-human things। तो अगर हम किसी भी वर्क के अंदर जब राइटर ह्यूमन क्वालिटीज़ देता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन ह्यूमन थिंग्स को, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। The next MCQs we have the repetition of beginning consonant sounds is called repetition। ठीक है, alliteration उसे कहते हैं। जो repetition of beginning sound of consonant sounds होते हैं उसे हम कहते हैं alliteration। The next MCQs a comparison of unlike things without using a word of comparison such as like or as। अच्छा, जो हमारे पास ये पोइट्री की डिक्शनरी में हमारे पास ये टर्म्स आती हैं, इस टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इन टर्म्स को पहले नहीं समझा तो आप इसके एमसीक्यूज़ को हल नहीं कर सकते। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 50 जो है हमारे पास ये टर्म्स को डिस्कस किया है, लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया। आई विल पेस्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो तक अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने पहले ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हुए तो पहले उस वीडियो को जाके देखें, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो में मैंने विद द एग्जाम्पल्स ऑफ द पोएम डिस्कस किया है। ठीक है, पोएम की आपको एग्जाम्पल दे दे के डिस्कस किया है कि किस तरह इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम बनी है, ये किस तरह रिपीटिशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो पहले आप वहाँ से जाके उस वीडियो को अप्रोच करें, दैन फिर आपके लिए ये वीडियो को और इस एमसीक्यूज़ को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि लाइक और एस, इनको यूज़ किए बगैर जब कोई राइटर जब कोई राइटर जो है कंपेयर करता है दो चीज़ों को तो उसे हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, और इसी तरह जब राइटर कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव वर्ड्स लाइक एंड एस का यूज़ करता है तो उसे हम कहते हैं सिमिली। यानी ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इंटर रिलेटेड है। जब राइटर इस दोनों का पर्पस एक ही होता है कि कंपैरिजन करना। जब राइटर कंपैरेटिव वर्ड्स लाइक एस एंड लाइक का यूज़ करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, माई सन इज़ इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ मून। ठीक है, तो उसके लिए जब लाइक का वर्ड को यूज़ किया तो वो सिमिली है, लेकिन अगर लाइक का वर्ड यूज़ ना किया जाए तो वो हमारे पास मेटाफर होता है। The next MCQs we have using words or letters to imitate sound that is called onomatopoeia। अच्छा, onomatopoeia के बारे में बच्चों को हमेशा confusion रहती है। मैं आपको बता दूं कि onomatopoeia की जो simple definition होती है that is formation of words from a sound associated with what it नेम्ड। ठीक है, मीन्स कि किसी भी वर्ड्स के साथ जब हम उसकी साउंड को एसोसिएट करके एक वर्ड बना देते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड एज ओनोमेटोपिया। जैसे कि अगर हम बी की आवाज़ देखें तो बी की आवाज़ कैसे होती है, बस करके। तो हमने क्या किया, उसकी साउंड को सुन के एक लफ्ज़ बना दिया बस। तो जो बस का वर्ड हमने बनाया है एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ द बी दैट इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपिया। ठीक है, जैसे कि कुकू की आवाज़ होती है। ठीक है, The next MCQs we have a description that appeals to one
ऑफ द 5 सेंसेस, इट्स कॉल्ड इमेजरी। तो इमेजरी क्या होती है? इमेजरी के अंदर जो राइटर हैं वो 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी को अपील करता है, उसके अंदर 5 सेंसेस का यूज़ करता है। हमारी 5 सेंसेस जो कॉमन सेंसेस होती हैं उसको यूज़ कर रहा होता है। अब इसको अंदर जो हमारे पास सेंस ऑफ टच हो गया, सेंस ऑफ स्मेल हो गया, ऐसी वाली सेंसेस को वो यूज़ करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। जब राइटर अपने वर्क्स के अंदर 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं तो उस वर्क के अंदर इट्स मीन के राइटर ने इमेजरी यूज़ की होती है। इतनी भी हम इनकी पोम्स पढ़ लें, सबके अंदर ये देखने को मिलता है। जैसे कि इनका वर्क है ओड टू क्रिएशन, उनके अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें ना तो पोइम और बच्चे स्टोरी में ये फ़र्क होता है कि जो पोइम होती है उसके अंदर राइटर राइमिंग स्कीम का हमारे पास स्टाइलिस्टिक स्टाइल का यूज़ करता है, जबकि एक स्टोरी को जो राइटर है वो एक इवेंट्स की सूरत में, एक सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स की सूरत में एक प्लॉट होगा, एक बिगिनिंग होगी और एंडिंग पॉइंट होगा, उसका क्लाइमैक्स होगा, इस फॉर्म में डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है अ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, यानी जब कोई पोइम ही हमारे पास स्टोरी की फॉर्म में डिफाइन करें जो राइटर, जिसके अंदर वो प्लॉट भी बताए, उसकी सेटिंग भी बताए, उसका कैरेक्टर भी बताए, तो ऐसी हम पोइम को कहते हैं नैरेटिव पोइम। ठीक है, यानी नैरेटिव जो स्टोरी होती है वो नैरेटिव फॉर्म में होती है ना, तो अगर पोइम इस तरह इस फॉर्म में हो जिसमें राइटर जो है वो प्लॉट भी बताए, सेटिंग भी बताए, तो उसे हम नैरेटिव पोइम कहेंगे। द नेक्स्ट एमसीक्यू वी हैव दैट एमसीक्यू नंबर 20, अ पोइम विद नो मीटर और राइम इट इज कॉल्ड एज फ्री वर्ड्स। अच्छा, किसी भी पोइम के अंदर हमेशा ये हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिटरेचर टिल द 19th टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हमारे पास राइटर्स थे वो एक स्पेसिफिक मीटर को फॉलो करते थे, ट्रेडिशनल मीटर को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे भी हमारे पास 20th सेंचुरी आया, हमारे पास राइटर्स आए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिखने वाले राइटर्स आए, टी.एस. इलियट जैसे राइटर आए, और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड आ गई, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ गए। तो राइटर्स ने जो है अपनी किसी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना बंद कर दिया था। टी.एस. इलियट इसकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जो अपने वेस्टलैंड के अंदर एक फ्री वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और फ्री वर्ड्स के अंदर जो राइटर होता है उसके राइटर अपना वर्क जो लिख रहा होता है उसके अंदर कोई मीटर नहीं होता और कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। मीटर्स मीन के जो अभी हम पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेबल का कोई पैटर्न नहीं होता, और राइमिंग स्कीम मींस कि इसके एंड पे जो हम ए बी सी डी या ए बी ऐसे वाले पैटर्न को फॉलो कर पढ़ रहे होते हैं वो नहीं होता। अगर आप देखो तो शेक्सपियर जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग स्टाइल की बात थी। लेकिन जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट होता है हमारे पास फ्री वर्ड्स का जो है पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, The next MCQs we have a poem that generally has meter and rhyme। अच्छा, वो poem जिसका मीटर और राइम होता है वो लिरिक होती है। ठीक है, और इसे लिरिकल पोइम कहते हैं, और जिसका पैटर्न और राइम नहीं होता उसे हम फ्री वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी क्रिएट हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट्स रिलेटेड टू द लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू MCQs रिलेटेड टू PPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और पैलेस्टीन के पीपल के लिए आप उन्हें खास दुआएं करनी है। और इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने इन सारी वीडियोस का ये जो मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ खास तौर पे PPSC से रिलेटेड, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आई विल पेस्ट द लिंक ऑफ माई व्हाट्सएप चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सेम वीडियो। और वैसे भी और अगर आप देखें तो हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑलमोस्ट जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। आप वहाँ से जाके इस पॉइंट्स इन सारी जो MCQs को अपलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इससे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें बहुत सारे राइटर्स की बायोग्राफीज़ हैं, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, लाइक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से और PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ना, वो सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके किए हुए हैं। बट इन वीडियोज़ में मैं इनके MCQs को इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रही हूँ। तो आप वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, और वहाँ पे जो मैंने प्रीवियस से वीडियोस अपलोड किए हैं उन सब के नोट्स वहाँ पे मौजूद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और पैलेस्टीन के पीपल को खास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।